हेलो दोस्तों, क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आंसर को हम समझते हैं। दोस्तों, मैंने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। ओके, तो हम पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आंसर थोड़े ज़्यादा हैं और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो छोटे क्वेश्चन भी है और बड़े क्वेश्चन भी है। तो आप लोग देखना एंड तक वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए ध्यान से क्या होता है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अल्फा कण क्या है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा अल्फा कण क्या होता है। तो दोस्तों, अल्फा कण क्या होता है, तो अगर हमने पास में हीलियम है उसमें से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को, तो हीलियम क्या हो जाएगा, +2। आ रही है बात समझे। तो फिर इसको बोला जाता है अल्फा कण। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि अल्फा कण द्विधन आवेशित हीलियम का नाभिक है। यानी कि हीलियम होता है, उसके ऊपर द्विधन 2 धनावेश हो, तो इसका जो नाभिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होगा, तो अवोगाद्रो संख्या, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23। ये होती है अवोगाद्रो संख्या, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान संख्या होती है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ये ग्राम में है, ठीक है, किलोग्राम में नहीं है, इसलिए यहाँ पर -28 है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एनोड किरणों की प्रकृति किस पर निर्भर करती हैं। तो एनोड किरणें होती हैं, इनकी प्रकृति किस पर निर्भर करेगी, विसर्जन नली में भरी हुई गैस होती है, इस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो विसर्जन नली होती है, उसमें भरी हुई गैस होती है, उसकी प्रकृति पर कौन निर्भर करती है, एनोड किरणें होती है वो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, बोर का परमाणु मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बोर का परमाणु मॉडल होता है किस सिद्धांत पर आधारित है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। पांचवा क्वेश्चन, बोर की कक्षा को अस्थायी कक्ष क्यों कहते हैं। तो बोर की जो कक्षा होती है इसको स्थायी कक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों अस्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन चुंबकीय विकिरण के द्वारा ऊर्जा का ह्रास यानी कि कमी कह सकते हैं आप लोग, खर्च कह सकते हैं इसको, नहीं होता। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षा बोलते हैं। यानी कि बोर की जो कक्षा होती है उसमें बोर ने बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के जब चारों ओर गति करता है तो वो अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करता है, अर्थात वो क्या होता है, स्थायी होता है। तो ये इस कारण से जो बोर कक्षा होती है उसको अस्थायी माना जाता है बोर के हिसाब से। बाकी रदरफोर्ड ने तो बोला था कि अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, बात रहती है छठा क्वेश्चन, किसी कक्ष की त्रिज्या का मान बताइए। तो किसी भी कक्ष होती है इसकी त्रिज्या का मान जो होता है, कक्ष मतलब परमाणु की कक्ष की बात कर रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा, जिसमें सूत्र हो जाएगा त्रिज्या के लिए R = 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं इतना। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्पेक्ट्रम क्षेत्र में मिलने वाली रेखाओं की आवृत्ति को ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो स्पेक्ट्रम क्षेत्र में मिलने वाली रेखा होती है उसकी आवृत्ति को ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा V बार बराबर R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर -1 होगा। ठीक है, तो ये सूत्र होगा। आगे समझते हैं आठवां क्वेश्चन, स्टार का प्रभाव से क्या तात्पर्य है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कल परसों। ठीक है, तो स्टार का प्रभाव का क्या मतलब होता है, तो देखिए स्टार का प्रभाव का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन स्टार का प्रभाव कहलाता है। दोस्तों सिंपल सी बात है कि विद्युत क्षेत्र में अगर स्पेक्ट्रम रेखा होती है विपाटित हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्टार का प्रभाव। यदि वो चुंबकीय क्षेत्र में विपाटित हो जाती है स्पेक्ट्रमी रेखा तो इसको बोलते हैं जीमन प्रभाव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जीमन प्रभाव। नौवां क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को शून्य कब मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है इसको शून्य कब मानते हैं। तो आंसर हो जाएगा जब इसकी नाभिक से दूरी अनंत हो। जब इसकी नाभिक से दूरी जो होती है वो अनंत हो तब इसको क्या मानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उसको शून्य मानते हैं। आगे भी पढ़िए इसको। इस समय इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य का आकर्षण होता है बल, वो क्या होता है, शून्य हो जाता है, अर्थात ऊर्जा भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो
नाभिक और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उनके मध्य जो आकर्षण होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से बहुत दूर है, ठीक है। तब इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, इसको शून्य मानते हैं। आ रही बात समझ में। 10वां क्वेश्चन, एक फोटोन तथा क्वांटम में क्या अंतर है। तो फोटोन और क्वांटम में क्या अंतर है, समझना इस बात को। क्वांटम निश्चित ऊर्जा, क्वांटम की बात हो रही है, निश्चित ऊर्जा E बराबर एच न्यू का एक बंडल होता है। इसका स्रोत कुछ भी हो सकता है, इसका जो स्रोत होता है वो कुछ भी हो सकता है, जबकि फोटोन केवल प्रकाश के क्वांटम को कहते हैं। तो दोस्तों फोटोन होता है वो केवल प्रकाश के क्वांटम को कहते हैं, लेकिन जो क्वांटम है वो क्या है, तो वो एक निश्चित ऊर्जा का एक बंडल होते हैं, जो कि इसका स्रोत कुछ भी हो सकता है। तो क्वांटम का मतलब होता है एक बंडल, ठीक है, निश्चित ऊर्जा के कोई बंडल होते, इसका मतलब क्वांटम। केवल प्रकाश के क्वांटम है तो उसको बोलते हैं फोटोन। आ रही बात समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। 11वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो होती है वह नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसके बराबर होती है। इस कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या व नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यहाँ पर बराबर डबल बार लिख दिया मैंने, हालांकि बराबर होती है, इस कारण परमाणु होता है विद्युत का उदासीन होता है। आ रही बात समझे। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में क्या संबंध है। तो विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति होती है, उसमें क्या संबंध होता है, तो E बराबर हो जाएगा एच न्यू। तो विकिरण की ऊर्जा है E और आवृत्ति है न्यू, इनके मध्य क्या रिलेशनशिप है, तो समानुपाती का रिलेशनशिप है, ठीक है। बाकी न्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है, न्यू बराबर C ओपन लैम्बडा। तो न्यू जहाँ था वहाँ पर क्या लिख दिया हमने, C ओपन लैम्बडा लिख दिया, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन अभ्र क्या है। इलेक्ट्रॉन अभ्र क्या है, आंसर हो जाएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश अभ्र के रूप में नाभिक के चारों ओर विस्तृत रहता है, मतलब बिखरा रहता है, ठीक है। अभ्र का घनत्व उस क्षेत्र में अधिक रहता है। तो अभ्र का जो घनत्व होगा, डेंसिटी, वो उस क्षेत्र में, उस एरिया में अधिक रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता अधिक होती है। वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता अधिक होती है। प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अभ्र। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश अभ्र के रूप में नाभिक के चारों ओर विस्तृत रहता है, और अभ्र का जो घनत्व होता है उस क्षेत्र में ज्यादा होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना या प्रायिकता क्या होती है, ज्यादा होती है। आ रही बात समझे। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14वां, पाउली के नियम को अपवर्जन नियम क्यों कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, पाउली के जो नियम होता है इसको अपवर्जन का नियम क्यों कहते हैं। देखिए आंसर, पाउली के नियम को अपवर्जन का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नियम किसी कक्षक के अंदर तीसरे इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की संभावना को वर्जित करता है। मतलब कि ये क्या होता है, किसी कक्षक के अंदर तीसरे इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की संभावना को वर्जित करता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। पाउली के नियम को अपवर्जन का नियम भी कहते हैं। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नोडल तल से क्या तात्पर्य है। नोडल तल से क्या तात्पर्य है। नोडल तल वह तल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 होती है, नगण्य होती है। अर्थात तो यहाँ पर जो साई स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर इस तल को हम क्या बोलते हैं, नोडल तल कहते हैं। सिंपल याद रखिए, नोडल तल का मतलब वह तल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। जीवन प्रभाव से क्या तात्पर्य है। तो जीवन प्रभाव का मतलब क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखा होती है, उसका विपाटन होना, विभाजित होना, उसको हम बोलते हैं दोस्तों जीवन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17वां,
ऊर्जा के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा का क्वांटीकरण का मतलब क्या है? ऊर्जा का क्वांटीकरण का मतलब क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान होते हैं। इन्हीं विशिष्ट मानों के कारण ही ऊर्जा का क्वांटीकरण होता है। मतलब ऊर्जा स्तर मतलब कक्षा, ठीक है, जो परमाणु को होती कक्षा या कक्षा। ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के कुछ विशिष्ट मान होते, कोई न कोई विशिष्ट मान होते, और उन विशिष्ट मानों के कारण से ऊर्जा होता है, इसका क्वांटीकरण होता है। ठीक है, तो ये होता है ऊर्जा का क्वांटीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 18वां। आवृत्ति से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, प्रति एकांक समय में, या फिर आप इसको एक सेकंड भी कह सकते हैं। तो प्रति एकांक समय में किसी बिंदु से होकर जाने वाली या गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति एकांक समय में या एक सेकेंड में किसी बिंदु से होकर के गुजरने वाली या जाने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? वेवलेंथ, ठीक है, लैम्बडा। दो समीपवर्ती मतलब 5-5 श्रृंगों और गर्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। जैसे कि यहाँ पर ये जा रहा है ना, जैसे मान लीजिए इस बिंदु से निकली है इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्रृंग। यहाँ पर लाइन खींच दो तो ये हो जाएगा श्रृंग, ये हो जाएगा गर्त। यहाँ से और यहाँ से बीच में ये जो होता है उसको बोलते हैं लैम्बडा, वेवलेंथ, ठीक है, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं इसको। तो दो समीपवर्ती श्रृंगों और गर्तों के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कनिष्का विकिरण यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, बताइए। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या मतलब होता है, समझे ध्यान से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कनिष्का विकिरण यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब होता है कि एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति की विकिरणों को उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता तथा अवशोषित करता है, कनिष्का कहलाता है। मतलब कि एक ऐसा पिंड होता है जो हर तरह की आवृत्ति की जो विकिरण होती है उसको उत्सर्जित भी कर सकता है और अवशोषित भी कर सकता है। इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, कनिष्का। इस कनिष्का से उत्सर्जित होने वाला विकिरण कनिष्का विकिरण कहलाता है। फिर इससे जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण होते हैं उनको बोलते हैं कनिष्का विकिरण कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं इसको। आ रही बात समझ में? मतलब कोई भी पिंड होता है उसमें हर तरह के मतलब उत्सर्जित भी हो सकते हैं, अवशोषित भी हो सकते हैं, ठीक है, विकिरण को। अब जो भी ये पिंड है इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, लेकिन जो रेडिएशन बाहर निकल रही है उसको क्या बोलते हैं हम? कनिष्का विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं इतना। 21वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 2D तथा 3F कक्षक संभव क्यों नहीं है? यानी कि एक तो 2D नहीं संभव है और 3F कक्षक संभव नहीं है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 2D नहीं होता है, 3F नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि n बराबर दोस्तों 2 के लिए L के 0 तथा 1 मान होते हैं। n बराबर 2 है। अब इसके लिए अगर मैं निकालूंगा L का मान, अब समझना ध्यान से, जैसे अगर L का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगा? n-1 कर दूंगा। n का मान कितना है? 2, तो 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? 1, या तो कम से कम हो सकता है 0। आ रही बात समझिए? 0 में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए, बाकी इसका मान 1 आता है। तो अधिकतम आएगा दोस्तों 0 तथा 1 मान होते हैं, अर्थात n बराबर 2 होता है। इस कक्ष में केवल S तथा P कक्षक ही होते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? 1 तक होता है, और 1 किसके लिए होता है? P के लिए होता है। किसके लिए होता है? P के लिए होता है। तो लास्ट P तक ही होता है, ठीक है, कक्षक। यहाँ D कक्षक होता है वो उपस्थित नहीं होते, क्योंकि n के मान से ही L का मान निकलता है। आ रही बात समझे? इसी प्रकार से n बराबर 3 के लिए L का मान क्या होगा? अब समझना ध्यान से। इसमें यदि हम बात करेंगे, इसमें n बराबर कितना है? 3, तो L का मान कैसे ज्ञात करोगे? n-1, तो 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर दो आप लोग, 0, 1 और 2, अधिकतम कितना आ सकता है? 2। अब 2 है, समझना ध्यान से। n बराबर 3 के लिए L का जो मान होगा वो 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2 है ना, 2 आया लास्ट तक होते हैं, और इस कारण से n बराबर 3 कक्ष में
एफ कक्षकों की संभावना नहीं होती, क्योंकि एफ होता है उसके लिए कितना होना चाहिए एल का मान, एफ होता है इसके लिए एल का मान होना चाहिए 3। अरे ये बात समझे, कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो एस के लिए एल का मान होता है 0, पी के लिए एल का मान होता है 1, डी के लिए होता है 2 और एफ के लिए कितना होता है 3। तो 3 होना चाहिए तो ही हो सकता है, तो 3F नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हम कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो डी हो सकता है, 3D हो सकता है, लेकिन 3F नहीं हो सकता। आ रही बात समझिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22वां, किस डी कक्षक में 4 पालियां यानी कि 4 लोब नहीं होती। तो नहीं होती ये बात हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो डी होता है इसमें DZ² होता है, इसके अंदर 2 ही पालियां हो सकती है, 4 पालियां नहीं होती है। तो डी जो Z² होता है इसमें केवल 2 ही पालियां होती है, एक ये रही और एक ये रही। आ रही बात समझे, तो 2 पालियां ही हो सकती है, 4 पालियां नहीं होती है। जो बाकी होते हैं उनके 4 ही पालियां होती है। कितने होते हैं, डी के 5 कक्षक होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। DZ² होता है इसमें 2 ही पालियां होती है, बाकी जितने भी 4 हैं उनके 4 पालियां होती है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन, किस डी कक्षक में अक्षों के अनुदिश 4 पालियां होती है। तो अब अक्ष के अनुदिश 4 पालियां, तो जो DX² - Y² होता है ना, इनके 4 पालियां होती है, लेकिन कैसे होते हैं, अक्ष के अनुदिश होते हैं। देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा DX² - Y² में होती है अक्षों के अनुदिश, इसमें एक्स तथा वाई अक्षों के अनुदिश 4 पालियां उपस्थित होती है। और ये किस प्रकार से उपस्थित होती है आप लोग देख सकते हैं आराम से, एक्स अक्ष के अनुदिश, ये वाई अक्ष के अनुदिश 4 पालियां। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24वां, निम्नलिखित विन्यासों वाले तत्वों के नाम लिखे। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने ब्लैक पेन में लिखा है वो क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले जो ब्लैक पेन में मैंने लिखा है ना, वो क्या है, क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसके आधार पर जो तत्व होगा, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो उस तत्व का नाम लिखना होगा। देखिए आपको क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्या लिखी हुई है इस पर ध्यान देना है, बाकी यहाँ पर आगे संख्या लिखी हुई है उस पर ध्यान नहीं देना है। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, इसमें गिनो संख्या कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आप परमाणु संख्या भी गिन सकते हो। तो देखिए ऊपर कितना है 2, ऊपर कितना है 2, 4, ऊपर कितना है 6, कितना हो गया 4 और 6 10। 10 नंबर पर कौन आता है, तो 10 नंबर पर आता है आपका नियोन। तो ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 और 4s2। ऊपर वाली संख्या गिननी है आपको, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 6, 2, 10, 10, 10, 20, 22, कितना हो जाएगा 22, 22। तो 22 नंबर किस पर है, किसका होता है, तो टाइटेनियम का। टाइटेनियम होता है इसका 22 नंबर होता है। ठीक है, तीसरा देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2 और 1, कितना हो जाएंगे 3 और 10 ये रहे, कितना हो जाएगा 13, 13 नंबर। 13 पर कौन आता है, एल्यूमिनियम। आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 4, कितना हो जाएंगे 6, 10 और 6 कितना हो जाएंगी 16, 16, कौन आता है, सल्फर। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है। तो मैं दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन है, सभी अलग समान नहीं क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अभाव सिद्धांत का उपयोग करते हुए निम्न परमाणु की आद्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, हालांकि नाम बड़ा दे रखा है, कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जो भी तत्व दे रखे हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो एक तो दे रखा है बोरॉन, जो कि इसकी परमाणु संख्या होती है 5, कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या होती है 20, रुबिडियम परमाणु संख्या होती है 37। ठीक है, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए जो अपना 25वां क्वेश्चन था ना, इसके आंसर यहाँ पर दे रखा है मैंने। देखिए बोरॉन होता है, इसका परमाणु संख्या कितनी है 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना आपको। अब ये ध्यान रखना 1s, 2s, 2p, ये जो आपको सीरीज होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वो याद होनी चाहिए। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना आपको नहीं आता है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो आपको मैं लिंक देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा ये तो 1s, 2s, 2p वगैरह। तो देखिए 5 तक आपको जाना है, मतलब जो ऊपर संख्या लिखी हुई है वो 5 तक ही भरनी है। ठीक है, तो 1s,
एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देख लीजिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसका ना हो जाएगा डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1s2 अधिकतम 2 भर सकते हैं, 2s2 अधिकतम 2 भर सकते हैं, 2p, पी में हम कितने भर सकते हैं 6, लेकिन हमको ये भी देखना है कि संख्या कितनी है 5 है, तो 5 तक ही भरने हैं। तो 2 यहाँ पर भर दिए, 2 यहाँ पर भर दिए, 4 और 1 बचा तो 1 अपना पी में भर देंगे। ठीक है, खाली रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैल्शियम की हम बात करते हैं, 20, देखिए भरते जाओ, 1s2, 2s2, 2p, अब पी में पूरे भरना है क्योंकि 20 तक जाना हमको। ठीक है, तो 6 भर दिए, 3s2, 3p, 6 करेंगे, गिनते हुए 6 करना आपको। ठीक है, देखिए 2 2 4 6 10, 2 कितने हो जाएंगे 12, 12 6, 12 6 18। ठीक है, अब कितने बचे 2 बचे, तो 2 के लिए आगे वाला सीरीज लेंगे 4s, तो s में कितने भर सकते हैं 2, और ये पूरे कितने हो जाएंगे 20। आ रही है बात समझे। रूबिडिन की बात करते हैं, तो रूबिडिन का हो जाएगा 37, 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p 6, 3d, अब d आया है नया, तो d में कितने भर सकते हैं 10, लेकिन आपको गिनते हुए भरना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसका ना हो जाएगा 3d के बाद 4s2, 4p, p में तो 6 ही भरेंगे 6, और 5s1, अब आपको गिन लेना है कितने हो रहे वो, देखिए 2 2 4, और यहाँ पर हो जाएगा 6 10, 2 6 और 2 10 हो जाएंगे, 20 20 और ये 10 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 30, 13 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6 और 1 7 हो गए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 37। आ रही बात समझे रूबिडियम की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, 1s 2s, बाकी आपको मैंने समझा दिया कि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि इसकी परमाणु संख्या कितनी दे रखी होगी, जितनी परमाणु संख्या दे रखी है उसके हिसाब से भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है, कम भी नहीं भरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन तथा हाइड्रोजन परमाणु में क्या अंतर है। तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन परमाणु में क्या अंतर है, देखिए प्रोटॉन होता है परमाणु की अति सूक्ष्म मौलिक कण है, जो आपका प्रोटॉन होता है वो परमाणु का अति सूक्ष्म मौलिक कण होता है, जिस पर इकाई धनावेश होता है, एक या फिर इकाई धनावेश होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन होता है इसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो केवल क्या बचेगा, इकाई धनावेश बचेगा। ठीक है, प्रोटॉन बचेगा या प्राप्त होगा। आ रही है बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27, देखिए ध्यान से, सम इलेक्ट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनसे आप क्या समझते हो, समझना ध्यान से बात को। देखो सम का मतलब होता है समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो परमाणु धनायनों तथा ऋणायनों का वह समूह जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। देखिए ध्यान से इसको, हीलियम होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 2। ठीक है, या आप कह सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। अब आगे वाले अगर हम तत्व लिखना चाहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपको हीलियम के बराबर ही लाना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिथियम की बात करेंगे, तो लिथियम होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 3, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो बचेंगे कितने, 2 ही बचेंगे। बेरिलियम होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 4, लेकिन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहो या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहो, वो 4 में से कितने बचेंगे, अब 2, तो ये भी हीलियम के समान ही होगा। बोरॉन होता है, इसकी बात करेंगे परमाणु संख्या की, तो इसके 5 होते हैं, लेकिन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, या इनका जो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हीलियम के समान होगा। तो अब इन सब में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 2 देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इसमें जो प्रत्येक में 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, सेकेंड इसका उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर है -2 और फ्लोरीन होता है इसके ऊपर -1 है। अब यहाँ पर कंपैरिजन किससे करेंगे उसको समझिए। नियोन होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 10। ठीक है, अब इधर माइनस है इधर प्लस है, इसका मतलब यही हुआ कि नियोन के समान ही आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखना है। तो देखिए पहले प्लस वाला को समझ लेते हैं।
सोडियम का परमाणु संख्या होती है 11, लेकिन इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब कितना बचा, केवल 10 बचा। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया हमने, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो 12 में से 2 निकाल दिए तो कितने बचे, 10। एल्यूमिनियम होता है, इसकी परमाणु संख्या होती है 13 और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल दिए, तो अब कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, या हम कह सकते हैं तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन के समान है। अब यहाँ पर समझिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8। अब 8 में 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए, माइनस का मतलब होता है ऐड करना और प्लस का मतलब होता है बाहर निकालना, तो यहाँ पर -2 लिखे या -2 किए हुए, तो इसमें से हमने कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाला, ऑक्सीजन में हमने एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो 8 से कितने हो जाएंगे, अब 10 हो जाएंगे, अर्थात वो नियॉन के समान हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करेंगे तो परमाणु संख्या होती है इसके 9, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, अर्थात इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या आप कहो तो इन सब में प्रत्येक के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। आ रही बात समझे, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आ रही बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, 28वां क्वेश्चन, कैथोड किरणों के 4 गुण लिखिए। जो कैथोड किरणें होती है उनके 4 गुण लिखिए। देखिए फर्स्ट, कैथोड किरणों में आयनन क्षमता होती है। कैथोड जो किरणें होती है इसमें क्या होती है, आयनन क्षमता होती है। जब कैथोड किरण किसी गैसीय माध्यम से गुजरती हैं तो उस गैस को आयनित कर देती हैं। तो कैथोड किरणों में आयनन क्षमता होती है, जब कैथोड किरणें होती है किसी गैसीय माध्यम से गुजरती है तो उस गैस को आयनित कर देती है। ठीक है, सेकेंड इसका हो जाएगा दोस्तों गुण, कैथोड किरणों में भेदन क्षमता होती है। कैथोड किरणें एल्यूमिनियम जैसी धातु की पतली पन्नी के आर पार निकल जाती हैं, यद्यपि ये मोटी पन्नियों द्वारा रोक ली जाती है। तो पतली पन्नी होती है उससे वो निकल सकती है, भेद सकती है वो, जैसे एल्यूमिनियम की पतली धातु की पतली पन्नी से वो आर पार हो सकती है, लेकिन अगर मोटी पन्नी है तो वहाँ पर वो रोक सकती है, पन्नी होती है वो, इस कैथोड किरणों को। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, कैथोड किरणें सीधी रेखा में प्रवाह करती है, सीधी रेखा में प्रवाह करती है, सरल रेखा में प्रवाह करती है। फोर्थ हो जाएगा, कैथोड किरणें जब Zn सल्फाइड ZnS से लेपित कांच की सतह पर या पर्दे पर पड़ती हैं तो प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा रदरफोर्ड के प्रयोग में जब अल्फा किरणों को गुजारा जाता है, ठीक है, तो अल्फा किरणें गुजारा जाता है तो वो वहाँ पर क्या होता है, Zn से टकरा करके प्रतिदीप्त होती है, चमकते हैं। तो इसी प्रकार से कैथोड किरणें होती है वो Zn लेपित परत से टकराती है तो वो क्या होती है, प्रतिदीप्त होती है, फिर चमकती है। आ रही बात समझे, तो ये हो जाएंगे इनके गुण। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। तो यहाँ पर आप उसको लिखना है, बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपको लिखना है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी, तो मुख्य रूप से फर्स्ट हो जाएगी, नील्स बोर ने बताया कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, नील्स बोर ने बताया कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों में गति के कारण लगातार ऊर्जा में क्षति होनी चाहिए, जिससे उनकी कक्षा की त्रिज्या होती है इसमें लगातार कमी होती जाएगी तथा अंत में वे नाभिक में गिर जाएंगे। बोला नील्स बोर ने बोला कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत होता है इसके हिसाब से, रदरफोर्ड ने जो बात बोली उसकी बात हो रही है, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है। नील्स बोर ने कहा परंतु ऐसा नहीं होता है, अतः रदरफोर्ड के मॉडल के परमाणु निकाय के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। तो ये इसकी पहली कमी हो जाएगी। जहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है आप लोग समझ सकते हो कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित, वो गति करता हुआ अंततः वो नाभिक में जाके क्या होता है, समा जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, परमाणु अस्थायी हो जाता है, बट ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये एक रदरफोर्ड की कमी हो जाएगी फर्स्ट। देखिए सेकेंड कमी, यह सिद्धांत यह नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार व्यवस्थित होता है। फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, इसके बारे में भी रदरफोर्ड ने नहीं बताया, तो सेकेंड कमी हो जाएगी। थर्ड कमी, रदरफोर्ड के मॉडल द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो रदरफोर्ड के मॉडल से हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है इसकी जानकारी कोई प्राप्त नहीं होती परमाणु के अंदर। ठीक है, चौथी कमी हो जाएगी, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु स्पेक्ट्रम सतत यानी कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार मतलब रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार, ये इस सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूअस होना चाहिए, परंतु स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती हैं, अतः रदरफोर्ड परमाणुओं के रैखिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए।
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए कि जो स्पेक्ट्रम है, परमाणु स्पेक्ट्रम, वो सतत होना चाहिए, परंतु स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती है। रदरफोर्ड के परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम को वो नहीं समझा पाया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 4 इनकी कमियां। स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों 30वां क्वेश्चन हो जाएगा, आयरन, इसका परमाणु संख्या होती है 26 में डी ऑर्बिटल में उपस्थित छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के नाम लिखिए। के लिए चारों क्वांटम संख्या होती है, इनके नाम लिखिए। अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। यहाँ पर हम लोग लेंगे दोस्तों 3d6 को। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 3d में भरे जाते हैं, क्योंकि ये आपका आयरन होता है और डी ब्लॉक का तत्व है, इस कारण से। अब 3D को हमने लिया तो 3D में आप दो चीज़ निकाल सकते हो। जो आगे संख्या लिखी हुई वो हो जाएगी मुख्य क्वांटम संख्या का मान, यानी कि n का मान। तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। यदि n का मान पता है तो l का मान निकाल सकते हो। तो l का मान निकालने का सूत्र होता है n-1, यानी कि 3 है तो 3-1 कितना हो जाएगा 2, अर्थात यहाँ से निकल जाएगा l का मान। l का मतलब होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या मतलब n। तो दो क्वांटम संख्या का मान तो निकल गया है। अब दो क्वांटम संख्या बची, एक तो बचेगी चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होती है, इसका मान या तो माइनस से स्टार्ट करो या फिर प्लस से स्टार्ट करो। तो यहाँ पर हमने माइनस से स्टार्ट किया तो -2 फिर -1 0 +1 +2 हो जाएगा। अगर प्लस से स्टार्ट करना है तो +2 +1 फिर -1 और -2 हो जाएगा। ठीक है, 0 बीच में अगर लिखो तो नहीं, लिखो तो भी 0 0 सेम ही होगा वैसे तो। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा इसका मान या तो -2 लिखो या फिर +2 लिखो। ठीक है, -2 लिखो या फिर +2 लिखो। बट दोस्तों यदि हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर के दो ही मान होते हैं, या तो माइनस का हाफ होता है, माइनस का आधा, या फिर प्लस का आधा लिख सकते हो। तो यहाँ पर चारों क्वांटम संख्या का जो मान होता है 3D के लिए या आयरन के लिए, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3d6 के छठे इलेक्ट्रॉन के लिए जो n का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है वो 3 है, द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान है वो 2 है, और मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है वो -2 हो सकता है या फिर +2 हो सकता है। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर चक्रण क्वांटम संख्या का मान हो जाएगा +आधा या फिर -आधा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आंसर। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब चले जय हिंद, वंदे मातरम।